डॉक्टर बलहारा जी का एक वीडियो है, उसकी समीक्षा है, किसी ने मुझे भेजा है। और उसमें डॉक्टर बलहारा लोगों को बहुत सारी गलत चीज़ें बता रहे हैं, मतलब वैसी वो है नहीं है। और ये मैं आपको पूरा यहाँ साइड में आपको पूरा उसका गूगल से निकाल के कि वो सरकार को वो अधिकार है कि नहीं, है ना? और क्या कानून है उस बारे में जो भी वो बोल रहे हैं। और उन्होंने कोई आरटीआई लगा के कुछ आंसर मांगे उनसे, और उनसे उन्होंने क्या आंसर दिए, वो सारा झूठ बोलते जा रहे हैं लोगों से। क्योंकि उसका संविधान में बाकायदा कानून है उन चीज़ों के, और बाकायदा सरकार के वो अधिकार हैं। अब वो लोगों को झूठ बताते जा रहे हैं। अब क्योंकि लोग चेक नहीं करते इसलिए उनको मालूम नहीं चलता। वैसा सोचते हैं कि डॉक्टर हैं तो सही ही बता रहे होंगे, या सोशल एक्टिविस्ट हैं तो सही ही बता रहे होंगे, जबकि उस तरह की बातें हैं नहीं। जैसे उदाहरण के लिए और उनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं सारे को। जैसे वो उसमें लोगों को बता रहे हैं कि सरकार को के पास जो है रुपए का मूल्य बदलने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है ना? ऐसा वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो रुपए के जो स्टैंडर्ड मूल्य है उसे बदल नहीं सकती, उसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, है ना? मैं ये पहले आपको ये सारे नोट आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और इधर साइड में आपको वो गूगल का चलता भी जाएगा कि देखो क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से क्या क्या सरकार कर सकती है, कौन सी चीज़ें किसके हाथ में है। फिर वो उसके बाद कह रहे हैं कि आरबीआई में अगर आप सोने चांदी का कोई सिक्का जैसे लेके जाते हो, है ना, कोई पुराना 1 रुपए के बराबर का जो सिक्का था, और फिर उसके बाद चांदी का, और सोने चांदी में भी थोड़े थोड़े अंतराल से कम कम ग्राम में जो सोने चांदी के सिक्के बने। जैसे आप अभी देखते हो कि वो स्टील का सिक्का जो है वो शुरू में बड़ा था, है ना, गिलेट था, फिर वो स्टील में आ गया, फिर वो और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और अभी बहुत छोटा सा है। ऐसे ही सोने चांदी के सिक्के भी जो हैं वो छोटे बड़े इस तरह के थे। बाद में मिलावटी भी थे, शुरू में कम मिलावटी थे, तो सोना शुरू में ज़्यादा होता था, बाद में वो कम होता चला गया। तो ये कह रहे हैं कि आरबीआई के पास अगर आप वो सोने चांदी का सिक्का लेके जाओगे तो भी वो बदले में आपको एक लोहे वाला सिक्का देंगे, है ना? जैसे आप कोई पुराना 70-80 साल पुराना, 90 साल पुराना कोई सिक्का लेके जाओ चांदी का या सोने का आरबीआई में, तो वो आपको अभी का एक एक का नोट दे देगा, जो अभी जो चलता होगा एक का नोट। या आपने अगर 100 चांदी के सिक्के दे दिए तो वो 100 रुपये आपको दे देंगे, 100 का नोट दे देंगे। ऐसा कह रहे हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा कि ऐसा है कि नहीं। और ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है, जबकि ऐसा है नहीं है। आगे दिखाएंगे इस बात को। फिर वो कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा होती है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर होती है, जबकि ऐसा भी नहीं है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, और अल्टीमेटली कौन किसके ऊपर है अगर ऐसा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर होता है ना? इवन सुप्रीम कोर्ट सरकार के भी ऊपर होता है कई चीजों में। लोगों को कुछ, क्योंकि अब लोग बोलेंगे ठीक है आप इतनी समस्याएं और समस्याएं बताते जा रहे हो, तो भाई इसका कुछ सोल्यूशन भी है आपके पास में? तो कह रहे हाँ है। तो वो ग्राम सभा को सारे अधिकार, उस क्षेत्र के सारे अधिकार देने की बात करते हैं कि सारे अधिकार दे दो, और सरकार से नोट लेना बंद कर दो, रुपये लेना बंद कर दो, है ना? अपनी अ, असली धन जो है वो ये जो आप पैदा करते हो उगाते हो, ये असली धन होता है, इसके बदले लो, मतलब बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु लो। और एक गांव का पूरा अपना जो है, अपने नाई, अपना धोबी, अपना वो सब ऐसा, मतलब कोई कोई कहीं काम बाहर करने नहीं जाए, सबके जो भी वहाँ पैदा होते रहते हैं उनके सबके काम उधर ही हों, सबके पास होने चाहिए उस तरह के। ऐसी एक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये सही है क्या, और ये पॉसिबल है क्या अब आज की दुनिया में? और अगर कोई गांव करने चले तो इसका परिणाम क्या होगा, इस पर बात करें। बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि आप जहाँ पैदा होते हैं तो वहाँ की मिट्टी में जो भी पैदा होता है वही आपके लिए सूटेबल है, वही आपके लिए सही है। मतलब जैसे आप अगर यहाँ पैदा हुए हैं यूपी में, इधर नॉर्मल क्षेत्र में जहाँ बहुत ठंड नहीं होती है, तो कश्मीर का जो सेब है वो वहाँ के लोगों के लिए ही अच्छा है। यहाँ के लोग खाएंगे तो उनके लिए कोई सही में
स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है ना। उस तरह की बातें बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर नेचर चाहती कि हम एक जगह से दूसरी जगह दूर जाके रहें तो नेचर ने हमें पंख दिए होते, जिनको पंख दिए हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए उस तरह का नेचर है, आदमी के लिए नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि बलहारा साहब दुनिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं या जोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब दुनिया जो है वो जंगल कबीलाई सिस्टम से निकल के पूरी एक होने की तरफ है, और ये क्या उसे और ज्यादा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बात करें। ये मैंने आपके थोड़े से नोट्स बनाए उनके, जो आपने उनका वीडियो भी देख लिया होगा, और ये नोट्स आपने उसमें देख लिए होंगे कि उन्हीं के वीडियो से ये नोट्स हैं। अब एक एक करके चीजों को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार के पास रुपए का मूल्य बदलने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो यहाँ आपको साइड में स्क्रीन पे ऐसे दिखता रहेगा। तो मैंने गूगल से पूछा कि भाई भारतीय संविधान के अनुसार क्या सरकार के पास कोई अधिकार है मुद्रा संबंधी, के मुद्रा का मूल्यांकन कर सकें, उसका मूल्य कभी कम कर सकें या ज़्यादा कर सकें, या ज़्यादा हो गया तो कम कर लें, कम हो गया तो ज़्यादा कर लें, कुछ ऐसा है। तो वो बताता कि हाँ, सरकार के पास में ये पूरा अधिकार है, और सरकार का ही जो ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो और ये दोनों मिलकर करते हैं। और मुद्रा संबंधी जितने भी सारे अधिकार हैं वो केंद्र सरकार को ही होते हैं, ना वो राज्य सरकार को होते, ना वो ग्राम समाज को होते। केवल केंद्र सरकार के पास ही वो अधिकार रहते हैं, और उनमें से कुछ का केंद्र सरकार डायरेक्टली और कुछ में आरबीआई सेट करता है। और सीधी सी बात है कि अपने अपने तौर से सेट नहीं करेंगे, सरकार और उनके आपस में चर्चाएं वगैरह होकर कोई कोई निर्णय होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कभी केंद्रीय बैंक जो है देश का वो सरकार के खिलाफ हो जाए, कुछ हो जाए, कभी कभार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आरबीआई के भी कुछ अपने दायित्व हैं जो वो अपने तौर पे कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सब जो है चलता हुआ आपको मिलेगा। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके और यहाँ जो आ रहा है लिखा हुआ उसको आप पढ़ के देख सकते हैं, या आप खुद भी गूगल को या किसी एआई को पूछेंगे ये सवाल तो आपको भी वहाँ यही जवाब मिल जाए। तो ये जो लोगों को बता रहे हैं डॉक्टर बलारा साहब के सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं मुद्रा का मूल्यांकन करने का, नहीं, पूरा अधिकार होता है। वो चाहें तो देश की पूरी मुद्रा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नई मुद्रा ला सकते हैं, पुरानी हटा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। और उसके कई तरीके हैं उनके पास करने के, जिसमें एक रेपो रेट आपने सुना होगा कि सर जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि वो रेपो रेट बढ़ा देते हैं। जब महंगाई कम हो जाती है और लगता है कि कम हो रखी है तो वो रेपो रेट कम कर देते हैं, तो उससे थोड़ा मतलब ऐसे करके उसको अपने हिसाब से। दूसरा ये है कि दुनिया में हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, तो एक देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी में हमेशा कंपैरिजन होता रहता है। उस वो भी मूल्य चेंज होते रहते हैं शेयर मार्केट के द्वारा, है ना। और वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है कि देश की जीडीपी कितनी है, जीडीपी तो है लेकिन वो स्थिर कितनी है, सरकार कितनी स्थिर है, सरकार का संचालन कितना अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है कि किसकी करेंसी किस दूसरे करेंसी के सापेक्ष में स्ट्रांग रहेगी कि वीक रहेगी। जैसे अभी अभी भारत की करेंसी वीक हुई है, $1 के मुकाबले 90 के ऊपर चला गया है, और इंडिया की ही नहीं कई देशों की करेंसी वीक हुई है। इवन डॉलर भी अपने आप में वीक हुआ है, फिर भी लेकिन और दूसरे देशों की करेंसी और भी ज़्यादा वीक हुई है, इसलिए डॉलर वहाँ पे स्ट्रांग है। जैसे आप जापान का येन देखें तो वो काफ़ी डावाडोल हो गया था अभी जब वहाँ पे सरकार चेंज हुई है ना। तो अभी जो सरकार आई वो थोड़ा उदारीकरण वाली आई, जब लोगों को ज़्यादा लोन बांटने हैं, ये सब करना है, तो उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, माने उनकी मुद्रा की जो ताकत है वो कम हो गई। तो सरकार अपनी कई तरह के एक्शन से मुद्रा का अवमूल्यन कर सकती है जैसा उनको ठीक लगे, और उसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है। हर देश की सरकार अपने हिसाब से उन्हें मुद्रा
जितनी स्ट्रॉन्ग रखनी है वो हर तरह से देखते हैं, तो वहाँ पे वो रखने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरा अधिकार और पूरी प्रोसेस है, ऐसा करके नहीं कि नहीं है। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला कि अगर आप आरबीआई में सोने चांदी के पुराने कोई सिक्के लेके जाओगे तो वो आपको एक सिक्का 1 रुपए के बदले में देंगे, अभी का जो गिलेट का इसका स्टील का सिक्का चलता है। नहीं, नियम ये है कि आरबीआई मौजूदा जो सिक्के चलन में है, मतलब मौजूदा जितने भी नोट या सिक्के चलन में हैं, उन्हीं की अदला बदली करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 100 कागज का नोट लेके जाओगे तो वो उस समय के 100 के, अगर आपके एक एक के सिक्के लेने हैं तो 100 सिक्के देती। जो चलन में है, जो चलन के बाहर हैं, उसे ना आरबीआई लेता है और ना देता है। तो अगर आप कोई पुराने सोने के या उसके या कोई भी आप सिक्के ले जाओगे तो उसे आरबीआई स्वीकार नहीं करेगा। एक तो ये बात है। दूसरा ये बात है कि आपको ले जाने की जरूरत क्या है भाई, एक सोने का सिक्का है, आप आरबीआई में क्या करोगे देके? उसकी कीमत तो लाखों रुपए में है ना भाई, अगर 1 तोला है तो 1 लाख के ऊपर है। तो आप सुनार को जाके बेचो उसे, सुनार को बेच सकते हो, या बहुत पुराने सिक्कों को, जो लोग खजांची लोग होते हैं ना, जो कलेक्ट करते हैं, पुरानी चीजें कलेक्ट करते हैं, वो तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का आपको दे देगा। पुराना है वो, कई लोग हैं जो पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। तो अब सोने का है तो सोने की जितनी कीमत है बाजार में उससे वो ज्यादा आपको दे देगा। तो आप वहां जाएं, आरबीआई में क्यों जाएंगे? मतलब ये लोगों को ये बताने का प्रयास कर, और ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको वहां मिल जाएगा कि आरबीआई जो है वो केवल मौजूदा चलन में जितनी भी करेंसी है उसी की अदला बदली करती है। 500 के बदले 100 के नोट दे देगी, 500 के बदले 10 के नोट दे देगी, 20 के दे देगी, एक एक के सिक्के दे देगी। मतलब जो अभी चलन में है मौजूदा, जो चलन के बाहर हो चुके हैं, वो उसे ना आरबीआई लेता है ना देता है। ये आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। तीसरा, वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के से भी ज्यादा होती नहीं। वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं होती हैं। दोनों के काम अलग होते हैं, दोनों एक अलग अलग संवैधानिक इकाई हैं, और दोनों ही संविधान से चलती है। संविधान के में दोनों के लिए कार्य क्षेत्र लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र ये है, इसका ये है। और कई मामलों में ग्राम सभा के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है, बदला है। वो भी आप गूगल में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से निर्णय कब कब बदले। लेकिन ग्राम सभा किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कभी नहीं बदल सकती। इवन हाई कोर्ट के भी उसको नहीं बदल सकती ग्राम सभा। तो राज्य का न्यायालय माने हाई कोर्ट, और देश का न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी ग्राम सभा कुछ नहीं कर सकती। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोगों को जो ऐसा झूठ बोल बोल के बोल रहे हैं कि हमने आरटीआई लगा के बैंक से मांगा, उन्होंने मांगा तो उन्होंने बताया कि नहीं हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। भाई वो कैसे कह सकते हैं जबकि संविधान में उनके अधिकार स्पष्ट हैं, लिखे हुए हैं। वो ऐसा ऐसा आरटीआई में गलत लिख के क्यों भेजेंगे? तो ये झूठ बोल रहा है लोगों को, आप सोचिए। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब या तो ये इनका कोई अपना कोई एजेंडा है ना, और या इन्हें इन चीजों की समझ ही नहीं है, और बस एक वो समाज उसमें वो बोलते ना, ऐसा बोल के कुछ जैसे लोग करते हैं, हाँ यार कैसे बाद में बढ़िया हो, समाज के लिए काम करते हो, ये तो वो एक अच्छा लगता है सुनने में। शायद ये उसके लिए ऐसा करते हो, उस तरह की प्रशंसा इन्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगती हो कि उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलेंगे, लोगों को बरगलाना पड़े तो बरगलाएंगे। बताइए। तो इस तरह के जो लोग हैं जो देश में झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगलाते हैं, उनका वो मेरे ख्याल है किस कैटेगरी में आएंगे? बताइए। असामाजिक तो वो होंगे नहीं, असामाजिक ही कहलाएंगे। और देर सवेर इन पर कोई ना कोई एफआईआर इस तरह की कर ही देगा, या कभी सरकार को ऐसा पता चलेगा तो इन्हें उठा लेगी इस तरह के झूठ बोलने के जुर्म में, है ना। और फिर ये जेल में सड़ेंगे, और इनके साथ जो बेचारे लोग जुड़ जाएंगे ऐसा सोच के कि नहीं अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, वो बेचारे बेमतलब में फंसेंगे। तो मैं उन लोगों से भी
जो इनके साथ हैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि एक बार संविधान को देख लें, संविधान के अनुच्छेदों को देख लें। यहाँ पे इस वीडियो में सब दिखाए जा रहे हैं, वो देख लें और फिर इनसे पूछें कि भाई साहब कहाँ है वो आरटीआई। और अगर वो आरटीआई कोई दिखा भी देते हैं तो देख लें कि वो ऐसे डिजिटल बनाई हुई तो नहीं है, असली है कि नहीं, तो चेक कर लें। वेबसाइट पे ये सब चीजें चेक भी होती है ना, क्योंकि कोई सरकारी दफ्तर, वो आरबीआई का हो चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, सरकार हो, वो संविधान में जो है वही लिख के देगी, उसके इतर कोई दूसरी चीज लिख कर दे नहीं सकती है ना, ये बात है। तो अब इनसे फिर लोगों ने पूछा, या लोग पूछते ही हैं कि भाई अच्छा अच्छा चलो आप इतनी सारी सब गड़बड़ियां बता रहे हो तो भाई कोई सॉल्यूशन भी है इसका। तो उन्होंने कहा हाँ 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 है ना सॉल्यूशन। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि जो ग्राम सभा है उस उसको सारे अधिकार मिले, ऐसी आप मांग करो सरकारों से जाके, क्षेत्रीय जितने भी अधिकार है सब उनसे मिले। और वो कह रहे हैं कि सरकार का हम रुपया इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप सोचो कि अगर सरकार का रुपया इस्तेमाल नहीं करोगे तो अब फिर आप मुझे बताओ कि जो सरकार सेवाएं देती है नेशनल लेवल की, वो कैसे देगी? वो तो दे नहीं पाएगी, माने फिर तो सेंट्रल लेवल का संविधान भी नहीं रहेगा। क्योंकि भाई कोई संविधान है तो उसी को बनाए रखने के लिए, उसी के हिसाब से सब जगह काम चले, उसी के लिए तो सरकार होती है। फिर तो आर्मी भी नहीं रहेगी भाई। फिर तो हर ग्राम सभा जो है वो एक स्वतंत्र राज्य जैसा हो जाएगा, या राज्य बोलो, क्योंकि एक गांव तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो कबीला जैसा हो जाएगा एक तरह का। तो मतलब अब ये फिर लोगों को कबीलों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि एक गांव एक कबीला, छोटा गांव छोटा कबीला, बड़ा गांव बड़ा कबीला टाइप का। क्योंकि आप व्यवस्था के आधार से ही तो कोई कोई लोग एक एक दूसरे के साथ आते हैं, नहीं तो क्यों आएंगे आप बताइए। एक देश दूसरे देश के साथ आता भी है तो कोई कुछ लेन देन के लिए ही आता है ना। जो एक देश और दूसरे देश के बीच में जो व्यापारिक सारे समझौते होते हैं, सारे उनके बीच में डील होते हैं, तो वो इसीलिए तो होते हैं कि भाई एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और इसी जरूरत के तहत एक दिन पूरी दुनिया एक हो भी जाएगी, क्योंकि एक दिन उनको सबको समझ में आ जाएगा कि भाई हम इतने इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर विभिन्न क्षेत्रों में कि एक ही हो जाए। जैसे पहले समझ में आया ना, पहले कबीलाई सिस्टम तो था ना, तो लेकिन एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि अब उनको कौन सेफ करेगा भाई, क्योंकि मिलिट्री किसके अंडर में रहेगी? उसके लिए तो कोई एक सरकार होनी चाहिए ना। पुलिस किसके अंडर में होगी? उसके लिए तो कोई एक सरकार होनी चाहिए ना, यानी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब ये व्यवस्था को ही ग्राम समाज में अटका देंगे तो फिर हर एक ग्राम सभा की अपनी पुलिस होगी, या फिर वही फिर लोग सोचेंगे कि अरे फिर कैसे करें, और फिर हर एक ग्राम समाज की अपनी सेना होगी, या पुलिस ही सेना का भी काम करेगी और उसका भी काम करेगी, जैसे पहले करते थे। पहले सेना और पुलिस एक ही होती थी। तो मतलब फिर से ये वापस करने के उसमें सोच रहे हैं क्या, कि लोग फिर से वापस उसमें चले जाएं? फिर से वो एक बोरी गेहूं सिर पे उठा के लेके जाएं, और जो भी जहाँ जो है बेचना है वहाँ बेचें, वहां से फिर उसके बदले में मक्का लेके आए कि ज्वार लेके आए, फिर से वही बार्टर सिस्टम करना है। तो इसलिए इनको हम लोगों ने तो कई बार बुलाया, आते ही नहीं है, और एक बार आ भी गए धोखे से तो बोलने से मुंह बंद कर लिया, बोले नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा टाइप। बताओ, ये हालत है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें हाईवे वाईवे की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो वो टुच्ची सी जो सड़कें होती हैं जो ग्राम समाज बना लेगी ईंट फीट लगा के, बस वही बहुत है, और हमें कहीं जाना नहीं है। कह रहे हैं कि आदमी के पास तो पंख नहीं है, दो दो पैर हैं, दो पैर से एक दिन में मतलब 8-10 घंटे में, क्योंकि इससे ज्यादा आदमी चलता है थक जाता है, 8-10 घंटे में जितनी दूर जा सकता है बस उतने एरिया में जाने के लिए चाहिए पैदल। तो वहां ना साइकिल की जरूरत है, ना मोटरसाइकिल की जरूरत है, ना कार की जरूरत है, ना घोड़ा गाड़ी की जरूरत है, तो कुछ भी जरूरत नहीं। फिर मतलब कौन से युग में ले जाने की बात कर रहे हैं? फिर तो साइंस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस का क्या करेंगे। फिर मोबाइल की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक गांव अपने लिए मोबाइल कैसे बनाएगा? जैसे वो लोगों को बता रहे हैं कि वो हमने इतने 4-5 हजार जो वोटर्स का गांव था हमने वहां पता किया तो इतने लाख वहां पे
पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जा रखे हैं, इतने लाख रुपए खर्च करते हैं, तो हम तो हर गांव की एक बिल्डिंग हो सकती है। ये भैया हर गांव में हर चीज थोड़ी बनाओगे। हर गांव का स्टेडियम बना लोगे क्या? हर गांव का आप बड़ा विद्यालय बना लोगे क्या? रिसर्च सेंटर बना लोगे क्या? दुनिया में इतनी सारे खोजें होती हैं, हर गांव अपनी खोज अलग से करेगा क्या? सोचिए, कैसे कैसे पॉसिबल होगा? सोचिए जरा। मतलब ये विश्व विश्व वसुधैव कुटुंबकम एक नारा है जो बहुत पहले से लोग सोचते आए हैं कि कभी एक दिन होगा कि सारी दुनिया एक व्यवस्था के अंतर्गत होगी, जब कोई लड़ाई, कोई दंगा, कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब सारे रिसोर्सेज सभी के होंगे। अभी कह रहे हैं कि एक जो गांव है उसका रिसोर्स उसका ही होगा। मतलब अगर कोई किसी गांव के पास ज्यादा रिसोर्स है तो वहाँ के लोग अमीर होंगे, किसी गांव के पास में कम रिसोर्स है तो वहाँ के लोग गरीब होंगे। जैसे अभी किसी देश के पास ज्यादा रिसोर्स है तो वो देश अमीर होता है, जिसके पास रिसोर्स कम है तो वो देश गरीब होता है। तो ऐसे ही बना के रखना है। मतलब जैसे अभी अमीर देश और गरीब देश होते हैं। कुछ समय पहले 50 60 70 साल 80 साल पहले गरीब राज्य और अमीर राज्य हुआ करते थे। उसके पहले अमीर कबीला और गरीब कबीला हुआ करते थे। अब जो है, जब ये जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो आ जाएगी तो अमीर गांव और गरीब गांव हुआ करेंगे। मतलब सॉल्यूशन के नाम पे ये क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कश्मीर का सेब आपके लिए नहीं है, और यहाँ की जो गेहूं मक्का कुछ है वो उनके लिए नहीं है। अब बताओ कौन सा साइंस ये सब कहाँ से पढ़ते हैं भाई? कहाँ से निकाल के लाते हैं ऐसी ऐसी रिसर्च है? माने यहाँ के आदमी तो सेब खा ही नहीं सकते क्योंकि सेब तो होता ही ठंड में है। कैसी कैसी इनकी बातें हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि भाई ये जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या तो वो एक्सेप्टेबल होगा आज की दुनिया में, जहाँ इतने इतने बड़े बड़े गणतंत्र बने हैं, इतनी आर्थिक एकत्रीकरण हो रखा है, इतना लाभ हो रखा है। इन सब लाभों को छोड़ने के लिए, क्योंकि गांव की व्यवस्था में जाने का मतलब है कि अब ये जितनी भी सब टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हो, लाइट वाइट, ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि एक गांव की इकोनॉमी इतनी कभी नहीं होती है कि जो इतनी सारी सुख सुविधाओं को इतने बड़े लेवल पर वो प्राप्त कर। रिसर्च ही नहीं होती। गांव और राज्य वाली व्यवस्था थी, आपने देखा कोई रिसर्च नहीं होती थी। रिसर्च होने के लिए जरूरी होता है कि भाई जो आर्थिक स्थिति है वो एक बड़ी विशाल हो। जैसे अभी भी ऐसी कई खोजें हैं जो एक देश के बस की भी नहीं है। एक देश के बस की भी नहीं होती, कई देश उसमें मिलते हैं। अभी जो वो कोलाइडर वाला जिसमें आपको हिग्स बोसोन पार्टिकल की जो खोज निकल के आई थी वो हुआ था, उसमें 30 पता नहीं कितने देशों के साइंटिस्ट सब लगे थे वहां। आप सोचिए, एक देश के भी बस की नहीं होती है। ऐसी ऐसी भी बड़ी बड़ी खोजें हैं, कई देशों को मिलना पड़ता है। और अभी तो ऐसी कई खोजें हो सकती हैं कि जब पूरी दुनिया एक होगी वो तब पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये सोचने की बात है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, है ना? और फिर भी हम लोग तो हमारा मंच खुला हुआ है, इनके लिए भी खुला हुआ, आए इन सवालों के जवाब दें। जो आरटीआई वो दिखा रहे हैं उसे दिखाएं। हम लोग तभी ऑनलाइन चेक करेंगे खुद ही कहाँ है। तो क्यों लोगों को झूठ बोलते जा रहे हैं, बरगलाते जा रहे हैं? फिर इनसे पूछा जाएगा भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, काहे के लिए? तब ये बताएंगे क्या है। और आप लोगों को जब ये ऐसे बोले और अगर आपके सामने है तो इनसे पूछेंगे भाई ये अनुच्छेद तो है संविधान में, इनके तहत सरकार के पास ये अधिकार है, ऐसा वो करती है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अभी की जो व्यवस्था है वो बढ़िया चल रही है। हाँ, लेकिन जिस व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं उससे तो बहुत बढ़िया है। उस व्यवस्था में से तो हम आ चुके हैं। ये व्यवस्था तो थी पहले, जब बार्टर सिस्टम चलता था। राज्यों के समय में भी जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो खाली थोड़े बहुत जो शहरी सा इलाका होता था वहीं चलते थे बस। गांव फाँव में किसी के पास नहीं होते थे। वहां तो बार्टर सिस्टम ही होता था। इवन इस व्यवस्था में भी, गणतंत्र में भी, हमारे गांव में वो जो चिज्जी उज्जी बेचने वाले आते थे ना, फल और क्या नाम है वो, आइसक्रीम, गोलगप्पे, वो हम लोग अनाज ही ले जाके देते थे उनको। कभी गेहूं दे दिए, इतने गेहूं के बदले में उसने इतने गोलगप्पे खिला दिए या कंचे दे दिए
या वो जो गाँव की दुकान थी, वो गेहूँ इत्यादि के बदले में ही देता था। बहुत कम लोगों के पास पैसा होता था जो पैसे से करते थे। और जो थोड़ा बहुत होता भी था उसे लोग शहर के लिए रखते थे कि कभी शहर जाएँगे तो इतना गेहूँ कौन सिर पे लाद के लेके जाएगा, है ना? तो ये वहाँ के लिए, क्योंकि नहीं होते थे लोगों के पास। तो उस व्यवस्था में से तो आ रखे हैं भैया, और वो व्यवस्था में तो बहुत गरीबी थी, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तभी तो उसको छोड़ के लोग इसमें आए हैं। और आज दुनिया की इकोनॉमी, भारत की ही बात नहीं है, क्योंकि ये हर देश में धीरे-धीरे सब डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले की तुलना में बहुत बूम करी है, अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे। आज जो ये इतने सब आप कपड़े देख रहे हो, ये कपड़े उस समय राजा महाराजा और मंत्रियों के पास ही होते थे, और किसी के पास होते नहीं थे। है ना? जो कह रहे हैं कि अपनी कपास उगाएंगे, अपना कपड़ा बनाएंगे, नहीं, हाथ से कितना बना लोगे? और जिससे हाथ से बनवाओ कितना महंगा बनेगा, और कितने घर के लोगों को पहना लोगे? नहीं होता था। ये तो आज मशीन का युग है कि वो यूं यूं काम करती है, और सब चीजें पहले की तुलना में सस्ती हैं। आज भी देखो, जो कुछ हाथ के बुनकर जो कोई चीजें बेचते हैं बाजार में, हालांकि अब उनका कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, बस लोग शो पीस के लिए लगा कर रखते हैं कि देखो, हाथ का बुना हुआ है। अब जाओगे तो वो बहुत महंगा होता है आज भी। आप सोचिए, जबकि आज वो पूरी तरह से एकदम हाथ से नहीं बुनते हैं, वो थोड़ा बहुत मशीन का उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल हाथ से बुनता था। तो वो महंगा ही होगा भाई, क्योंकि एक आदमी कितने कितने घंटों लगेंगे। अभी मशीन तो यूं करके कर देती है। कम से कम सैकड़ों गुना का अंतर होगा मशीन के टाइम में और आदमी के टाइम में, उस काम को करने में। उस जमाने में तो एक नदी को पार करने के लिए पुल तक नहीं बनता था लोगों से। लोग जैसे तैसे पार करते थे, जैसे तैसे वो नाव वाव लगा के कैसे ही मल्लाह जो है वो करता था, आप सोचिए। और बारिश के समय में तो लोग जाते ही नहीं थे। बारिश के समय में तो लोगों ने नियम बना रखा था कि भैया पानी के पार नहीं होना है, क्योंकि रिस्क होता था। नाव पलट जाती थी कभी भी, क्योंकि नदियां उफान पे होती थी, और लोग कहाँ के कहाँ बहा के ले जाए। तो वो इस तरह के नियम बनाए हुए थे कि वो उसको बोलते थे चौमास। चौमासा मतलब जो उसको 4 4 महीने का यहाँ होता है, हमारे इस इलाके में 4 महीने लगभग बारिश रहती है। तो उस समय जो नदियां हैं वो उफान पे रहती हैं। तो कि भाई पार नहीं करेंगे, और साधु लोग जहाँ रहते थे वो भी वहीं रुक जाते थे 4 महीने के लिए। इस तरह का नियम बना रखा था। तो क्यों बना रखा था? क्योंकि थी नहीं इस तरह की व्यवस्था। नदी के इस तरफ के लोग 4 महीने कट जाते थे बिल्कुल। और या फिर कहीं बहुत दूर, बहुत किलोमीटरों दूर कोई एक आध पुल कहीं लकड़ी फकड़ी का बना हुआ है, तो फिर जाओ उससे पार करो, फिर ऐसे आओ, बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप देखोगे, अभी तो हर जगह पुल बने हुए फटाफट, थोड़ी थोड़ी दूर पर रास्ते हैं और वहां पुल बने हुए हैं, आसानी से बन जाते। तो मतलब ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर से भी इस तरह की अपेक्षाएं नहीं रहती कि वो ऐसे पुरानी दकियानूसी और इस तरह की बातें करेंगे, और बैकवर्ड दुखी स्थिति में ले जाने की, और सोच भी नहीं रहे ढंग से कि क्या बोल रहे हैं। और झूठ जो बोल रहे हैं वो तो अलग है ही। अब ये झूठ तो आप कोई भी पकड़ सकते हो, गूगल से पूछो जिन जिन बातों को ये बोल रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। अनुच्छेदों के साथ पता चल जाएगा कि ये इस नंबर के अनुच्छेद में, इस नंबर के एक्ट में सरकार के पास ये अधिकार। तो मैंने यहाँ दिखाए भी हैं, आप अपने से भी देख सकते हो, आपको लगे कि भाई अब मैंने कहीं और से निकाल दिए, है ना? तो ये थी समीक्षा उनकी, और मैं ऐसी समीक्षाएं करता रहता हूँ कि जहाँ पे कोई गलतियां हैं, कुछ हैं, तो उन्हें सबूतों के साथ बताने का, दिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये हमारा कर्तव्य भी है, और मेरी चाहत भी है कि एक दिन पूरी दुनिया एक हो, और इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सभी सभी के पास हो, सब एंजॉय करते हुए लाइफ जी सके, एक दूसरे से कट के नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ के जी सके, पूरी दुनिया।